हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी। आज हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो भी आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है और इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में ज़्यादा रिलेवेंट रखता है। तो जो भी आज हम लोग दो तीन की आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस्ड पे है। पहला जो कि दिल्ली से रिलेटेड है, दूसरा जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। फर्स्ट वाला जो केस है उसका कोर आइडिया ये है कि दिल्ली कैसे एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है rather than any other union territory. Delhi being a national capital territory, also having a legislature, is a unique kind of union territory. तो ऐसे यूनिक यूनियन टेरिटरी में मेजोरिटी ऑफ फंक्शंस जो है, जो लेजिस्लेचर करती है, उनका जो पावर है, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, तीनों को छोड़ के जो भी मुद्दा है वो सारा स्टेट लेजिस्लेचर के पावर में आएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी इसके लेजिस्लेटर पावर जितना ही एक्सटेंसिव होगा। इस पूरे कंटेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसके डिसीजन पे बेस्ड होगा। और एलजी जो है वो खुद भी कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं उनसे ऑब्लाइज करेंगे, लाइक एनी अदर गवर्नर्स इन द स्टेट वैसा फंक्शन करेंगे बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें जो भी डिटेल है आपके रेफरेंस के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है ये, और फिर एक्सप्लेन पेज में भी एक आर्टिकल है, मैं दिखाया था एक बार आपको। ये एक्सप्लेन पेज वाला दिल्ली के संदर्भ में आर्टिकल है, दोनों में लगभग सेम बात है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट एक्सप्लेन पेज वाला ये वाला पार्ट डायरेक्टली रीड करना खुद से एंड टू एंड। इसमें आपको सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें दिल्ली वाला केस भी एक्सप्लेन किया हुआ है, महाराष्ट्र वाला केस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों आप एक्सप्लेन पेज से पढ़ सकते हो फुल्ली। उसी मेजर जजमेंट में से कुछ बिट्स एंड टिप्स बना के अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए हैं पेज नंबर 1 और 2 के अंदर। पेज नंबर 1 ये रहा आप जो देख रहे हैं, पेज नंबर 2 ये रहा जो आप देख रहे हैं। तो मैं कंटेक्चुअल जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे दिल्ली वाला मैंने आपको कंटेक्चुअल जानकारी दे दिया। अब इसमें दिल्ली वाले आर्टिकल में कुछ कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पे जो है शेड्यूल 7 का बात हो रहा है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का बात चल रहा है, वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए क्या क्या होते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने एक टर्म यूज किया, सुई जेनरिस फेडरल मॉडल। ये क्या होता है इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो है वो डिसाइड करेगी। ये बात क्लियर हो गया है। सर्विसेज में कुछ लिमिटेशंस ये है कि जो आईएएस अफसर होंगे जो पोस्टेड रहेंगे नेशनल कैपिटल में, वो सेंटर के प्रेरोगेटिव के आधार पे डिसाइड किए जाएंगे। सिंस पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो होम डिपार्टमेंट में कुछ कुछ पोजीशंस और पोस्टिंग्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बस यही यूनिक बात था इस आर्टिकल के अंदर समझने लायक। बाकी सब कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो आपको आर्टिकल रीड करके आप बेसिक अच्छे समझ पाओगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज होता है और एक होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब सिंस अपने कंट्री के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है जैसे यूएस में है, तो हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस के आधार पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, ये तीनों में अकाउंटेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। तीनों के पास तीनों को चेक्स एंड बैलेंस करने का कोई ना कोई पावर और प्रोविजंस है। तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है स्पेशली इन द दिल्ली केस। अब महाराष्ट्र केस में इशू क्या हुआ था कि गवर्नर जो है, गवर्नर कोश्यारी उस टाइम थे, उनके अनुसार क्या है, कुछ एमएलएज ने शिवसेना के रिजाइन उनको दे दिया था, रेजिग्नेशन दिया था। तो उसके आधार पे उन्होंने पार्टी का स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए जो शिवसेना के लीडर थे उद्धव ठाकरे, उनको फ्लोर टेस्ट करने के लिए बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो गवर्नर ने डायरेक्टली फ्लोर टेस्ट करने बोल दिया टू एसेस जो पार्टी में है वो कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, इंट्रा पार्टी और इंटरनल पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन्ड है कि नहीं, तो वो गवर्नर के पावर में नहीं था। वो गवर्नर को अलाउ करना चाहिए था कि पार्टी इंटरनली डिसाइड करे रेदर देन आस्किंग फॉर फ्लोर टेस्ट। तो ये उनके साइड से गलत हुआ। और फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट को रीइंस्टेट नहीं कर सकती बिकॉज उद्धव ठाकरे ने खुद रिजाइन कर दिया। तो इस कंटेक्स्ट में आपको दो चीज समझना है। पहला कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी या इंटरनल पार्टी जो है कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत जगह आप पढ़ोगे अपने यूपीएससी की तैयारी में कि पहले जो इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस पार्टी था उसके अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और विचारधारा एक साथ रहती थी। उसके बाद जब कांग्रेस ब्रेक हुआ, अलग अलग पार्टीज बनी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने पार्टी के, और वो लोग अलग तरह से काम करने लगे। पर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जितना रहे, जितना डाइवर्स रहे, जहाँ पे जो डाइवर्जेंट व्यूज है फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी वो भी फ्रीली शेयर कर सके, वो एक बहुत बड़ा फीचर और वैल्यू है पॉलिटिकल पार्टी का। तो इस कंटेक्स्ट में ये वाला इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में आपको हल्का स्टेटमेंट माइंड में रेडी होना चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन बनता है पॉलिटी में, एथिक्स के अंदर, तो आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हो और एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसा कि शिवसेना में नहीं हुआ या फिर जैसा पास्ट में कांग्रेस में होता था। ये दोनों बात आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। और सेकंड मुद्दा यहाँ पे ये उठता है,
गवर्नर का पावर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई गवर्नमेंट जो होता है वहां पे एमएलए रिजाइन कर देते हैं और मेजोरिटी उनको दिखती नहीं है, तो वो कौन सा स्टेप्स और कौन सा मेजर ले सकते हैं, ऐसा क्या एविडेंस है जो वो इकट्ठा कर सकते हैं ताकि इंश्योर करे कि स्टेट में जो है गवर्नमेंट स्टेबल रहे या फिर नई गवर्नमेंट बने स्मूथली। तो ये गवर्नर के पावर के हिसाब से आप हल्का सा गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर आप हल्का रीड कीजिए, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर का, क्योंकि इसी में मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है। और थर्ड, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी एमएलएज हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है स्पीकर डिसाइड करेंगे। तो स्पीकर का क्या पावर होता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, एडीएल जो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर एमएलएज जो होते हैं अगर वो कई सारे प्रोविजंस हैं वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए स्पीकर का पावर इन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज स्पेसिफिकली फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 एस्पेक्ट जो है आपको पॉलिटिकल रिवाइज करना है। अब देखिए ये जो 2 आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैंने कुछ-कुछ पर हाइलाइट कर दिया, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और एक्सप्लेन पेज, ये तीनों मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा ताकि आप इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने स्टाइल से फुल्ली रीड कर सकें। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल में जो एसेंस और इन्फॉर्मेशन दिया है वो एग्जाम में कभी डायरेक्टली पूछेगा नहीं। एग्जाम में डायरेक्टली ये सब बात ही पूछेगा जो मैंने आपको हाइलाइट किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में आपसे पूछ देगा कि आर्टिकल 239 डबल ए जो है उसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद एलजी का क्या पावर्स है, जो एलजी किस तरह फंक्शन कर सकता है, ये सब बेसिक चीजें आपसे पूछेगा। नेशनल कैपिटल और टेरिटरी कैसे एक यूनिक फेडरल रिलेशन शेयर करता है सेंट्रल के संग, ये थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है 10 मार्कर में मेंस के अंदर। और आपसे ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि ये जो इशू है उसको डिटेल में समझाओ। आपसे बेसिकली पॉलिटी संबंध में क्वेश्चन आएगा जिसको आपको ये सब अंडरस्टैंड करके यूज करना है। ये सब थीम को आप पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए और पॉलिटी के हिसाब से तैयार कीजिए, लक्ष्मीकांत के रेफरेंस से या अपने पॉलिटिकल के नोट से, तो आपका ज्यादा अच्छा तैयारी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली मेंस, प्रीलिम्स में तो आप ये सब अंडरस्टैंडिंग से खुद भी आंसर टिक लगा सकते हो, और मेंस के लिए ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल मैंने इस तरह से आज इसलिए पढ़ के बताया क्योंकि आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए। देखिए हर बार आप इस चीज में बेस्ड नहीं रह सकते कि मैं आपको कुछ अद्भुत बताऊंगा, आपको खुद से पढ़ना और समझना आना चाहिए। वो टेक्निक सिखाने के लिए, मैं आपको वो आर्ट सिखाने के लिए इनिशिएटिव लाता हूँ। तो आई होप आप वो आर्ट सीखो जल्दी और इस इनिशिएटिव का रियल बेनिफिट आपको हो। आपको पता होगा कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया था, एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके अंदर उन्होंने पता लगाया कई सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ जो है, पॉश लॉ, उसका राइटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कई जगह इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो बनी नहीं है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इश्यूज को एड्रेस करती है, प्राइमरी फर्स्ट उसको देखती है। कई जगह बने हैं तो एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट नहीं हुए, ये सारे कंसर्न्स थे। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंडिया के अंदर बनता है, आपको पहले पता करना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके कितने मेंबर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट्स कैसे होता है, सब जो बेसिक बातें हैं, ये एनएचआरसी के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर सेकंड मुद्दा ये है कि एनएचआरसी ने क्या किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ऐसे कई सारे संस्थाओं को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को, इन सब को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सबमिट करें एक डिटेल रिपोर्ट कि आपके यहाँ पॉश का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है, नॉन कंप्लायंस के ऊपर भी रिपोर्ट जारी की। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये टोटली इफेक्ट करता है लीगल राइट और डिग्निटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन का। तो इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में आपको क्या समझना होगा, मैंने बताया एनएचआरसी के बारे में समझ लीजिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों पूछा जा सकता है। फिर सेकंड आप समझिए कि पॉश लॉ क्या है, क्योंकि पॉश लॉ से इस क्वेश्चन में आ गया है। पॉश लॉ क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, की प्रोविजंस, 4-5 की प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए इसके अंदर के। इनका इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिमिटेशन आ रहा है ये अपने को अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे अपने जितने भी रेसलिंग फेडरेशन और ऐसे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है। ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही इज्जत से, इसलिए ये तीनों एस्पेक्ट आपको सोचना और समझना आना चाहिए। फिर उसमें एग्जांपल आप ये वाला केस का रख सकते हो जो रेसलिंग फेडरेशन के संग हुआ। अभी उन्होंने नोटिस जारी किया एनएचआरसी ने। ये सारी चीज़ एज़ एन एग्जांपल, एज़ अ पॉइंट आप लिख सकते हो इन सारे हेडिंग्स के अंदर। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। उसको उस हिसाब से ध्यान रखिए। मेंस में कभी भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए पेज 5 में एक रेलेवेंट आर्टिकल एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा दिन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में क्या बोला कि सेम सेक्स मैरिज जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 दिन से सुनवाई किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पार्लियामेंट को फोर्स नहीं कर सकता लॉ बनाने के लिए और खुद भी लॉ मेकिंग नहीं कर सकता। कोर्ट कैन नॉट एंटर इनटू द डोमेन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से करेगा। कोर्ट अगर सिंपली अगर बेस्टो कर देता है उनके ऊपर राइट टू मैरिज अगर सेम सेक्स कपल्स पे, तो इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट और सोसाइटी को इसी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी एग्री करती है तो ही इस लॉ बनाने का बेनिफिट है। तो इस तरह का कंटेक्स्ट में उन्होंने जानकारी दिया। तो ये आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचता है इस विषय में। फिर हमेशा की तरह एडिटोरियल पेज में कोई तूफानी बात नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लोग अपने अपने ओपिनियन से तोड़ मरोड़ के नया नया कहानी पेश कर रहे हैं। इसको पढ़ने से कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। फिर एक्सप्लेन पेज मैंने बता दिया, ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो ये डिटेल आज आपको खुद से पढ़ना है,
देखिए, पढ़िएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना ये सब अखबार देखने में फायदा नहीं है। फिर एथनिक और फैमिली टाइज के ऊपर जो है, तो पता होगा मणिपुर जो है मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है, तो इनमें कुछ एथनिक और फैमिलियल सिमिलरिटीज है, कुछ टाइज है। अब मणिपुर वायलेंस से मिजोरम को क्या फर्क पड़ रहा है वो कवरेज किया गया है। वैसे एग्जाम के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज एन इंटरेस्ट आप एथनिक बॉन्ड को समझना चाहते हो, एथनिक इशू को समझना चाहते हो, मिजोरम और मणिपुर कैसे रिलेटेड है, मिजोरम का इसमें क्या स्टैंड है, मणिपुर में सिचुएशन का समरी जानना चाहते हो, तो ये आर्टिकल अपने अच्छे से पढ़ सकते हो। सिंस मैं एक्सप्लेन पे शेयर कर ही रहा हूँ, उसमें आप रीड कर सकते हो। इकोनॉमी पेज में आज भी कोई तूफानी आर्टिकल नहीं है पढ़ने लायक, सब जनरल अपडेट्स है जो एग्जाम के डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड पेज में पाकिस्तान वायलेंस के ऊपर जानकारी है और छोटी मोटी बातें हैं, यूक्रेन रशिया के हमेशा की तरह मेक्सिकन यूएस बॉर्डर के ऊपर जानकारी है और छोटे मोटे अपडेट्स है, बट एग्जाम के लिए कोई भी रेलिवेंट बात नहीं है, तो ये पेज भी हम लोग को नहीं पढ़ना आज। तो बस आज के न्यूज़पेपर में यही सब पढ़ना रिलेवेंट था। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, जान के अच्छा लगा एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।